नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी विशेष पेशकश प्रॉपर्टी जंक्शन में। हफ्ते दर हफ्ते आप लोगों के बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं, बहुत सारा प्रेम मिल रहा है इस कार्यक्रम को, तो आप सभी दर्शकों का ढेर ढेर धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों के सवालों के माध्यम से हम अपनी थीम चुनने की कोशिश करते हैं और कई सारे सवाल इस बात को लेकर के आए। और सवाल यही है कि क्या आपका भी ये सवाल है कि आपके लिए कितना बड़ा घर सही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा घर उतना ही अच्छा, लेकिन ये सच नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में, जो कि हमारे दर्शकों ने ही हमें ये आइडिया दिया है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके परिवार, बजट और लाइफस्टाइल के हिसाब से सही घर का साइज कैसे तय किया जाए। तो आज का ये शो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आज के कार्यक्रम में रहने वाला है, सबसे पहले ऑन द शो पे नजर डालते हैं और जानते हैं कि हम आपको क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आपके लिए कितना बड़ा घर सही है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। दूसरा, घर का साइज अगर आप तय कर रहे हैं तो उनके लिए 3 महत्वपूर्ण फैक्टर कौन से हैं, ये भी हम आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। और आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि फैमिली साइज के हिसाब से सही घर को कैसे चुने। कई बार ऐसा होता है कि हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं नकुल के साथ। नकुल की क्या परेशानी है वो जरा सुन लीजिए। नोएडा के नकुल शर्मा घर को लेकर दुविधा में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 2 BHK लें या 3 BHK। बड़ा घर अच्छा तो लगता है, लेकिन मेंटेनेंस, लोन, EMI और खाली पड़े कमरों को लेकर वे परेशान हैं। लेकिन घर में मियां बीवी के साथ 2 बच्चे और मेहमानों की आवाजाही भी ठीक ठाक है। फिर नकुल को क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं अपने एक्सपर्ट से। तो जो नकुल की दुविधा है, उसी दुविधा से अगर आप भी शिकार हैं तो कार्यक्रम में आखिर तक बने रहिए। और आपकी इसी दुविधा को निवारण करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट प्रदीप मिश्रा जी, फाउंडर होममेड्स के। प्रदीप सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बहुत लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इसके लिए विशेष रूप से आभार आपका। शुक्रिया शुक्रिया विपुल जी। तो सर, ये बड़ी दुविधा है नकुल के साथ साथ बहुत सारे लोगों की कि आखिर में सही साइज जो है वो घर का क्या होना चाहिए। तो मेरा पहला सवाल भी आपसे ही होगा कि आम आदमी के लिए सही घर का साइज तय करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? देखिए विपुल जी, सबसे अगर आपको साइज चुनना है, मतलब बेडरूम हॉल किचन, अगर बेडरूम हॉल किचन का चयन करना है आपको, तो इसके लिए बजट और आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, आपको इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 1 BHK आमतौर पे अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उसके लिए बहुत बेटर रहता है, या फिर न्यूली मैरिड कपल है तो उनके लिए 1 BHK अक्सर एक बेटर प्रपोजिशन रहता है। और जब 2 BHK की बात आती है, तो अगर छोटी फैमिली है आपकी तो 2 BHK एक सफिशिएंट साइज आपके लिए होता है। और 3 BHK अक्सर जो बीच का साइज होता है, मतलब ना बहुत बड़ी फैमिली ना बहुत छोटी फैमिली, तो उसके लिए जनरली 3 BHK सजेस्ट किया जाता है। लेकिन भविष्य में परिवार किस तरह से आपका बढ़ रहा है, उसकी क्या आपको संभावना है, उसको ध्यान में रखकर साइज देना ही एक समझदारी होती है। तो हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। साथ में बजट और लोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इनको ध्यान में रख के ही आपको साइज तय करना चाहिए। मान लीजिए आपने साइज तो सोच लिया 3 BHK का, लेकिन बजट और लोकेशन दोनों कंफर्टेबल नहीं है। लोकेशन या तो बहुत दूर है, लोकेशन आपको पास में चाहिए, तो वो सब चीजों का अगर मिसमैच है तो BHK फाइनल करने में आपको दिक्कत आएगी। तो एक तो लोकेशन आपके मन मुताबिक हो और बजट भी आपको अलाउ करे, उस हिसाब से भी आपको साइज चुनना चाहिए। तो ये बजट, साइज और फैमिली साइज और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, इन सब का समावेश ही आपको सही साइज चुनने में मदद करेगा। कई सारे फैक्टर्स होते हैं और एक एक करके उन तमाम फैक्टर्स पे हम नज़र डालेंगे। अभी सर ने मोटे मोटे आपको सभी सारे फैक्टर्स के बारे में बता दिया प्रदीप जी ने। सर, लेकिन इसके बाद का पहला सवाल यही होता है कि क्या जितने मेंबर्स हैं उसके लिहाज से ही घर का साइज़ चुनना चाहिए, या फिर जैसे मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अभी विवाहित भी नहीं है और अगर धनराशि उनके पास है तो 2 BHK ले लिया, 1 BHK ले लिया, या फिर भविष्य को देख करके लेना चाहिए। फैमिली मेंबर्स कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी घर का साइज तय करने में?
देखिए विपुल जी, बिल्कुल ये बात सही है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं उसी के हिसाब से आपको साइज तय करना एक बेटर विकल्प होता है। मतलब कि मैं कहूंगा ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर एकल सिंगल फैमिली है तो या न्यूली मैरिड है तो उसके लिए कई बार 1 BHK भी सफिशिएंट होता है। तो जरूरी नहीं है उसके लिए बहुत बड़ा साइज ले लिया जाए। और हाँ, अगर बच्चे और परिवार है साथ में तो 2 BHK और 3 BHK एक बेटर विकल्प होता है। अगर जॉइंट फैमिली है, जी। मतलब अगर माता पिता भी साथ में हैं, हम्म। मैं तो कहूंगा अगर आप माता पिता के साथ रह रहे हैं हम्म। तो 3 BHK या 4 BHK लेना आपके लिए एक समझदारी होती है। और साथ में ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फ्यूचर में आपकी जरूरतें क्या है। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि जरूरत बढ़ेगी कि मकान आप एक टाइम लोगे, ये नहीं कि हर 5 साल में आप मकान चेंज कर रहे हो और आप आज में जी रहे हो। तो आपको यहाँ फ्यूचर देख के प्लानिंग करनी है। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको एक ज्यादा रूम की जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से आपको आज प्लान करना है कि बाद में फ्यूचर में आपको जगह की कमी ना रहे। ठीक। जो बात आपने कही वही मेरा अगला सवाल भी है सर, कि फ्यूचर प्लानिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है जब हम घर का साइज तय कर रहे हों। कि मान लीजिए कि कोई, जैसे आपने कहा कि अगर न्यूली मैरिड कपल है और वो अगर 1 BHK शिफ्ट हो रहा है, और अगर आगे चल कर के उनको ये पता है कि माता पिता जो है वो हो सकता है जहाँ पर वो इस समय जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आकर के उनके साथ रहेंगे, या फिर आगे चल कर के फैमिली प्लानिंग अगर उन्होंने तय किया हुआ है कि साल भर या 2 साल के बाद वो अपनी फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर प्लानिंग का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है जब हम अपने घर की प्लानिंग, घर के साइज का निर्णय ले रहे हैं। देखिए विपुल जी, मैं यहाँ कहूंगा कि करंट जो भी आपकी जरूरत है उसको तो ध्यान में रखना प्रॉपर्टी साइज के लिए फाइनल करने के लिए बिल्कुल ही सजेस्टेबल नहीं होता। हमेशा आप 10 से 15 साल आपकी क्या प्लानिंग होगी और किस तरह से आपकी जरूरत बढ़ेगी, यही फाइनल करना आपके लिए बेटर विकल्प होता है। मतलब अगर अभी सोचें कि बच्चे छोटे हैं तो ये मान के चलिए जब बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए भी अलग अलग आपको एक कमरा देना पड़ेगा। तो फ्यूचर की प्लानिंग आपकी हमेशा 10 से 15 साल की होनी चाहिए। और साथ में वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड इस समय काफी बढ़ गया है। तो आप एक एक्स्ट्रा स्टडी रूम या ऑफिस स्पेस कभी इस तरह से आपको या बच्चों को जरूरत पड़े, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। और अक्सर देखा जाता है रिटायरमेंट के बाद जो बड़े घर की जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एडिशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं रहती, या ऑफिस स्पेस उसके साथ अटैच होना बहुत कोई फायदे का सौदा नहीं होता। तो किस एज ब्रैकेट में अगले 10-15 सालों में आप होंगे, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप ये सोचो कि ये आने वाले सालों की आपकी जरूरत है। तो इन सभी फैक्टर को आज आपको कंसीडर करना है। तो बेटर फ्यूचर प्लानिंग आपके साइज को डिसाइड करने में सबसे बेटर हेल्प करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज अगर आप जो मतलब सोच रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही रिक्वायरमेंट आपकी कल हो, आने वाले 4 साल के बाद हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भले ही 1 साल का इंतज़ार करना पड़े, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़े, लेकिन अगर आप फ्यूचर को ध्यान में रख करके निर्णय लेंगे वो आपके लिए थोड़ा और बेहतर रहेगा, ये प्रदीप जी का कहना है। सर, बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आए जब उनको हमने बताया कि आज की हमारी ये थीम है और प्रदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे उनमें से कुछ कुछ सवाल जो है बीच बीच में हम अपने दर्शकों को लेते रहें। पहला प्रश्न जो आया है हमें गुरुग्राम से आया है, जो कि अमित राजपूत जी ने हमें भेजा है। और अमित जी कह रहे हैं कि मुझे अपने माता पिता के लिए अब एक अलग रूम चाहिए, लेकिन मेरा बजट जो है वो सीमित है। क्या 3 BHK लेना मेरे लिए सही रहेगा? तो ये बड़ा कंस्ट्रेन हो जाता है सर कई बार बजट को लेकर के, कि ठीक है रिक्वायरमेंट तो है, कई बार बजट अलाउ नहीं करता है। तो अब ये अमित जी कह रहे हैं क्या 3 BHK लेना सही रहेगा मुझे? देखिए अमित जी, आपके लिए सबसे बेटर तो 3 BHK ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू आपका बजट आपको अलाउ करे। क्योंकि आप गुरुग्राम में रहते हैं, गुरुग्राम का बजट थोड़ा सा इस समय हायर साइड में चल रहा है। तो 3 BHK का अगर बजट अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल आपके लिए सबसे बेटर विकल्प होगा, क्योंकि आप माता पिता के साथ रह रहे हैं और उनके लिए भी एक स्पेस देना मैंडेटरी है। उनको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा तभी वो प्रॉपर लिविंग कर पाएंगे। तो 3 BHK बेटर रहेगा अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका बजट कम है तो 2 BHK का बड़ा साइज भी आप देख सकते हैं।
जिसमें एक स्टडी स्पेस अलग से हो, तो भी आपकी कई जरूरतें इसमें आ सकती हैं। वैसे नए प्रोजेक्ट में 3 BHK आपको, चूंकि उसमें पोजीशन थोड़ा डिले से होगा, 3-4 साल कंस्ट्रक्शन का टाइम लगेगा, तो नए प्रोजेक्ट में 3 BHK आपको पॉसिबल है कि कम कीमत में मिल जाए, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके, रीसेल में भी जाके आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। रीसेल में कई ऑफर आपको मिल जाएंगे, जहां 3 BHK जो सोसाइटी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, वहां पर आपको पॉसिबल है कि 3 BHK थोड़ा कम पेमेंट प्लान, कम प्राइस पे मिल जाए। वैसे साथ में नए प्रोजेक्ट्स में भी ऐड करूंगा मैं कि बहुत अच्छे फ्लेक्सी पेमेंट प्लान इस समय नए प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं, तो उन ऑप्शंस को अपनी इनकम के हिसाब से देखते हुए आप फ्लेक्सी प्लान में भी नए ऑप्शंस को तराश सकते हैं। और अगर आप पुराना प्रोजेक्ट में जाना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको रिजनेबल रेट के ऊपर 3 BHK ऑप्शन रेडी टू मूव मिल सकता है, जहां इमीडिएटली शिफ्ट होने पर अगर कहीं रेंटल भी आप पे कर रहे हैं तो उससे आप बच सकते हैं, और उससे जो आपकी EMI जाने वाली है उसका भी एक फायदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप वो रेंटल पे कर ही रहे थे ना, तो वो रेंटल अगर आप EMI में पे करते हैं तो उसका भी सीधा फायदा आपको मिलता है। जी। इस बीच हमारे अगले दर्शक का भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अमित की तरह कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, या रियल एस्टेट को लेकर के आपके मन में भी कोई दुविधा है, तो आप भी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें कि आपको प्रॉप लिखना है, पहले PROP, और उसके बाद से आप प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं, अपने शहर की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने बजट में आपके बजट में प्रॉपर्टी मिल पाएगी या नहीं, कोई भी सवाल रियल एस्टेट से जुड़ा हो आप हमें भेजिए, और हम जो है आपके प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो है उसके उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो अपने प्रश्न हमें लगातार भेजते रहें, कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। 9354027995 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। प्रॉप पहले ज़रूर लिख दें और उसके बाद से अपना प्रश्न भेजें। नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आपके शहर में प्रॉपर्टी किस रेट पे चल रही है, क्या भाव चल रहा है, वो हमारे एक्सपर्ट उसके बारे में स्टडी करके अवश्य आए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आगरा से है, जो कि रोहन सिंह जी ने भेजा है। कह रहे हैं कि ये भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी का मौका सही मौका है, आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के दामों में किस तरह का रुख देखा जा सकता है। सर, ये रोहन ही नहीं, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी हैं। क्या कोई हाल फिलहाल में उम्मीद है थोड़ी नीचे जाने की, या फिर और तेज़ी से ऊपर जाएंगी? अभी का मौका कितना सही मानते हैं आप प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी हमेशा खरीदने का सही मौका होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मौका गलत है। अभी कैसे है मैं ये आपको बताता हूँ। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बाइंग बहुत इजी है। आप गए किसी एरिया में, आपने देखा और आपने पैसे दे दिए, दैट इज प्रॉपर्टी बाइंग। लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपने आप में साइंस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको इंक्लूड करने पड़ते हैं, तब आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी लूं या ना लूं। तो एज अ प्रॉपर्टी साइंस, एक ही टाइम पे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूं कि एक ही टाइम पे अगर 5 अलग अलग प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देती है। इसका मतलब प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सारे प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स को सही ढंग से समझना और फिर इन्वेस्ट करना हमेशा प्रॉपर्टी पे एक अच्छा रिटर्न देता है। तो अभी भी वो अच्छा समय है, और खासकर मेट्रो सिटीज या फिर टीयर 2 सिटीज की बात करूं मैं, तो वहां रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों में इसमें बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है। तो आने वाले 1-2 सालों में रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी प्राइजेस के अंदर काफी इजाफा होने की इन एरियाज में मेरे को उम्मीद दिख रही है। वैसे इसमें कमर्शियल और प्रीमियम सेगमेंट आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसे एरिया में इन्वेस्ट कीजिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी हो रही हो और आने वाले टाइम में फाइनल स्टेज पे वो पहुंच पाए, जो 1-2 साल में मान लो पहुंच सकती है फाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो वहां पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन आपको ज्यादा मिल जाएगा, और उन एरियाज में कम बजट में भी आप काम कर सकते हैं। वैसे अगर आपका बजट कम है तो आप आउटर रिंग रोड या डेवलपिंग एरिया जहां है वहां प्रॉपर्टी लेना आपके लिए ज्यादा फायदा रहता है, वहां कीमतें भी अच्छी खासी बढ़ सकती हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं रोहन जी आप संतुष्ट होंगे उत्तर से, और काफ़ी डिटेल में प्रदीप
जी ने आपको समझाया कि अभी अगर प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो क्या कुछ विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। इस बीच जो है हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रॉपर्टी को लेकर के वो हर बार की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आज क्या डेटा लेकर के आए हैं, क्या जानकारी आप लेकर के आए हैं? तो देखिए सर, दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो तमाम जगह ऐसे जहां प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एनारॉक की रिपोर्ट साफ तौर पे बताती है कि 100% तक का जंप यहां पर देखने को मिला है। यहां तक कि दिल्ली एनसीआर की हम लोग बात कर लें तो करीब करीब सेक्टर 150 की बात करें तो यहां पर 3 सालों के अंदर 128% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब हम लोग आपके सामने कुछ डाटा पेश करते हैं, आंकड़े पेश करते हैं अलग अलग शहरों के, ताकि पता चल सके व्यूअर्स को कि कितनी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए एनसीआर में 128% की वृद्धि होती है देखिए पिछले 3 सालों के अंदर प्रॉपर्टी बाजार में। हैदराबाद की बात करें 78% यहाँ पे रही है। बेंगलुरु की बात करें 67% रही है यहाँ पे। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात करें तो 48% के आसपास रही है। पुणे की बात करें तो 37% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एनारॉक की रिपोर्ट बताती है। अब हम लोग एक कंपैरिजन भी लेके आए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब साइज घर का बढ़ता है तो उसके हिसाब से खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहां पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए, होम बायर्स को ध्यान देना चाहिए। अब हम आपके सामने अमेरिका और भारत का एक आंकड़ा रखते हैं। तो देखिए अमेरिका में जो रहने का जो यहाँ पर बेसिकली एरिया साइज है वो करीब 2200 स्क्वायर फीट के आसपास है। वहीं भारत में 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो ये देखिए जो भारत के बड़े शहर में 1200 वर्ग फीट हो गया और अमेरिका में 2200 वर्ग फीट के आसपास का ये एक आंकड़ा है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए एक आम इंसान के लिए, अगर एक आम व्यक्ति के लिए 600 से लेकर 800 स्क्वायर फीट काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन उसके साथ ही जैसे ये बढ़ोतरी करेंगे, 200 स्क्वायर फीट भी अगर बढ़ोतरी करी तो आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। किस लिहाज से खर्चे बढ़ जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाएगा, आपका यहाँ पे बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, और दूसरे खर्चे बढ़ते ही साथ ही 15% का बोझ आपका ऊपर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ये आपके सामने हम लोग स्क्रीन पर भी फ्लैश करें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए अगर हम स्पेस का कैलकुलेशन भी रखें अपने व्यूअर के सामने तो ताकि उनको पता चल सके, तो यहाँ पर देखिए 600 से 800 स्क्वायर फीट प्रति व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, ये एक अमूमन एक व्यक्ति के हिसाब से ठीक रहता है एरिया। लेकिन जैसे आप इसमें 200 स्क्वायर फीट का बढ़ोतरी करेंगे तो वो बढ़ता, देखिए 100 वर्ग फीट स्टोरेज के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हो गया यहाँ पर। तो आप देखिए अगर एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे तो जाहिर सी बात है खर्चे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो करीब करीब 150 वर्क फ्रॉम होम के लिए स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। तो करीब करीब आपका समझिए कि 15% का बोझा जो है आपके ऊपर वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। सर, ये जो फॉर्मूला अभी बताया हर्ष ने कि 600 से 800 पर व्यक्ति होना चाहिए, उसके बाद से फिर आपका वर्क फ्रॉम होम के लिए या फिर एक्स्ट्रा स्पेस के लिए जगह चाहिए होती है, बाकी स्पेसेस के लिए जगह चाहिए होती है। आप इसका कोई आप भी इस फॉर्मूले से सहमत है जो एनरॉक की रिपोर्ट बता रही है? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए विपुल जी, मैं यहाँ कहूंगा कि कारपेट एरिया भी साथ में बोलना जरूरी है, क्योंकि अक्सर डेवलपर आज भी रेरा आने के बाद सुपर एरिया ही बेच रहे हैं। तो कहीं सुपर एरिया से आप कंफ्यूज ना हो जाएं। एक्चुअल में अगर कारपेट एरिया की बात करें तो ये एक अच्छा विकल्प है। सर, ये एक तो हमारे बहुत सारे दर्शक जो नई नई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बहुत लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन होता है, खासतौर से जो लोग एनसीआर में या बाकी, क्योंकि छोटी जगहों पे अभी भी कारपेट और सुपर एरिया जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस समझा देंगे आपकी कारपेट एरिया क्या होता है और सुपर एरिया क्या होता है, हमारे उन दर्शकों के लिए जो अभी जो है प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं और जब इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो तो उनके लिए समझने में आसानी हो। देखिए विपुल जी, कारपेट एरिया को सरल भाषा में, एक आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा एरिया जहां आप अपना कारपेट बिछा सकते हैं वो कारपेट एरिया है। मतलब इसके अंदर वॉल्स भी एक्सक्लूड है, आपका शाफ्ट भी एक्सक्लूड है, स्टेयर्स, लिफ्ट, लॉबी, ये सब चीजें एक्सक्लूड होती है। उस घर के अंदर मतलब सिर्फ और सिर्फ कारपेट एरिया जो इंटरनल वॉल्स के अंदर का एरिया है। वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग जो हरियाणा पॉलिसी है उसके अंदर कारपेट एरिया को, इंटरनल वॉल्स जो है उनको कारपेट एरिया के अंदर लिया गया है। तो फ्लैट का इनर साइड का एरिया एक्सक्लूडिंग बालकनी और एक्सक्लूडिंग आउटर आपकी लॉबी, लिफ्ट लॉबी, स्टेयर्स या जो भी सब कुछ है उनको एक्सक्लूड करके जो इंटरनल एरिया है, इंटरनल वॉल्स का, जो आउटर वॉल्स है मकान की, उसके अंदर का एरिया, इसमें इनर वॉल्स इंक्लूड करके ये आपका कारपेट एरिया कहा जाता है। बाकी सब जो ऐड किया जाता है वो सुपर एरिया किया जाता है। क्योंकि सुपर एरिया बेचना अलाउड नहीं है और सुपर एरिया जो भी बोला जा रहा है ये एक काल्पनिक फिगर है। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आप हमेशा
सभी कारपेट एरिया का कंपैरिजन चार्ट आप बनाएं, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि सुपर एरिया बोल के रेट कम ज्यादा करके आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में टोटल कॉस्ट और कारपेट एरिया पे उसे डिवाइड करके पर स्क्वायर फीट क्या आ रहा है, यही प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपके लेने का मानक होना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही है आपने। तो इसका मतलब जो है, इस बातचीत का जो अभी जो लब्बुल हुआ, जो सार निकला, वो ये है कि औसत मकान का साइज़ कितना है, इस बारे में क्लैरिटी स्पष्ट रूप से ले लें आप अपने प्रॉपर्टी डीलर से। कारपेट एरिया, सुपर एरिया का जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लें, ताकि आपको ये पता रहे कि मतलब ऐसा ना हो कि बोला कुछ जा रहा है और जब आप पहुँचे वहाँ पर तो फिर आपको लगे कि नहीं, आपके साथ कुछ धोखा हो गया और जगह तो कम पड़ रही है। दूसरा, प्रॉपर्टी की कीमतों का रुख कैसा है, इसको अवश्य ध्यान में रखें। जैसा कि हर्ष ने बताया कि कितनी तेज़ी के साथ जो है कीमतें बढ़ रही हैं, 128% से ज़्यादा की बढ़त, यानी करीब करीब दोगुने से ज़्यादा की बढ़त जो है वो एनसीआर के अंदर ही हो गई है। तो आपकी बजट में है या नहीं चीज़ें, उसका भी ध्यान रखें। हर्ष, शुक्रिया, थैंक यू आपका, और इस चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। अगले प्रश्न पर सर मैं आपके पास आऊँ, एक छोटी सी टिप्पणी। ये जो एनसीआर के अंदर डबल से ज़्यादा साइज़ बढ़ गए हैं, आगे रुख क्या देख रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के? ये इस स्पीड से बढ़ेंगे फिर तो नहीं ले पाएंगे मिडिल क्लास वाले घर सर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, कीमतें अच्छी खासी बढ़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट भी वैसी ही हो रही है। जो इंफ्रा डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा हुई है इंडिया में, लेकिन अभी भी हम अगर अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हैं जी। तो इंडिया में अभी भी स्कोप दिखता है प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने का। वो बात और है कि इंडिया इसीलिए भी ज्यादा डिमांड में था, या अलग अलग जो प्रोफेशंस हैं, जो व्यवसाय हैं, वो इंडिया में इसीलिए सेटअप के लिए अपना स्पेस देख रहे थे, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत चीप था। लेकिन वो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, गुड़गांव में अगर एक ऑफिस स्पेस लेना चाह रहे हैं आप, और वो 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट रेंटल पे आपको मिल रहा है, और आप उसका रेंटल नहीं निकाल पा रहे, मतलब एज अ कोई व्यवसायी, कोई बड़ा व्यवसायी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसका रेंटल नहीं निकाल पा रही, तो वो उसको कहीं ना कहीं पिंच करेगा और वो लोकेशन छोड़ेगा। या तो वो रिमोट लोकेशन में जाके करेगा, अगर पॉसिबल वहां करना नहीं हुआ तो कहीं हद तक कोई दूसरी कंपनी जो विदेश से आ रही है वो अपनी कंट्री को भी चेंज कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो कितना पड़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। चलिए सर, अब आज की थीम पर वापस लौटते हैं और आपसे ये समझना चाहेंगे कि बजट को, जिसको लेकर के अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, कीमतें किस तरीके से बढ़ रही हैं, और अगर बजट कंस्ट्रेन हो तो क्या छोटे घर के साइज़ को बढ़ाने के लिए कोई इनोवेटिव डिज़ाइन सोल्यूशन ऐसा है क्या, जिसमें मतलब वो दर्द भी पैसों का ना झेलना पड़े और जो हमारी ख्वाहिशें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी हो जाए? वैसे विपुल जी, इसका आंसर तो बेटर है कि कोई इंटीरियर डेकोरेटर देते, लेकिन चूंकि तजुर्बा काफी हो चुका है और डेली इन चीजों से निकलते हैं, तो कुछ सजेशंस मैं देता हूं जी। कि अगर मॉड्यूलर किचन और स्पेस सेविंग डिजाइन आप लगाते हैं तो छोटे घर को बड़ा महसूस करवा सकते हैं, वो फील गुड फैक्टर वहां पे आता है। साथ में फोल्डेबल बेड और मल्टीपर्पज टेबल अगर आप रखते हैं, या वॉल माउंटेड स्टोरेज आप बनाते हैं, तो उससे भी आपका स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। साथ में बड़े विंडोज और मिरर पैनल लगाने से भी आपका घर ज्यादा बड़ा दिखता है। और बिल्ट इन स्टोरेज या मॉडर्न किचन डिजाइन अगर आप करते हैं तो उससे भी आपकी जो स्पेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। और साथ में कहूंगा, ओपन प्लान लिविंग स्पेस अगर आप करते हैं तो घर आपका बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। तो इन चीजों को आपको इंटीरियर्स करवाते टाइम ध्यान रखना है, तो उससे आपका छोटा घर भी बड़े का आपको एहसास दिलाएगा। वाह! और सर, ये होता है अनुभव, जो आपने बिल्कुल सही कहा सर। मतलब इंटीरियर डिजाइनर क्या बताएंगे, जितना जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, तो वाकई में ये आपका अनुभव है सर। और ये दिखा रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट कि आपका अनुभव जो है कितना सटीक बैठा है, और हमारे दर्शक भी काफ़ी लाभान्वित होंगे इससे। अगला प्रश्न ये है कि सर, बहुत सारे लोग जो है वो लोन ले करके ही अपना जो ये मतलब ड्रीम होम का सपना जो है वो पूरा कर पाते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जब भी हम अपने होम लोन के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या अपने घर के साइज़ को एक दो बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि वो लोन की ईएमआई कितनी रहेगी, कितने लंबे समय तक रहेगी,
कौन सा हम घर ले रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, बिल्कुल सही है कि लोन की ईएमआई और फाइनेंशियल कैपेसिटी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको अपना घर लेते टाइम। लेकिन अगर ज्यादा बड़ा घर लेने से ईएमआई और डाउन पेमेंट का बोझ आपका बढ़ रहा है तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। इनकम स्टेबिलिटी आपकी क्या है और कैसे वो फ्यूचर में प्लान होगी, ये आपका देखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ही देखना है। 20% डाउन पेमेंट जो है वो आपको ही बचाना, मतलब ईएमआई भी पे करनी है आपको फ्यूचर की, और 20% डाउन पेमेंट भी पे करना है, क्योंकि मार्जिन मनी पे करने के बाद ही आपको बैंक लोन दे रहा है। तो इसका ख्याल आपको रखना है। अगर 20% भी नहीं बचा पा रहे हैं और ईएमआई का प्लान नहीं बना पा रहे हैं तो बेटर है कि आप छोटे स्पेस में चले जाएं, क्योंकि फ्यूचर इनकम ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव, मतलब फ्यूचर में क्या आपकी इनकम ग्रोथ हो सकती है, वो डिसाइड करेगा कि घर कितना बड़ा होना चाहिए। तो इन सभी फाइनेंस रिलेटेड ऑप्शंस को पेपर पे नोट करना है और फिर डिसाइड करना है कि हम अब आगे कितना बड़ा साइज लें। अगर आप बड़ा घर ले लेंगे और उसको पे नहीं कर पाएंगे तो भी ये आपके लिए फर्दर फ्यूचर में एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन जाएगा। तो ऐसी प्लानिंग बिल्कुल ना करें। पहले पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के एस्टिमेट करें और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करें और फिर प्रॉपर्टी बाय करें। बिल्कुल, तो इस बातों का आप लोगों को रखना है पूरा ध्यान। अब सर, ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ है बजट और एक तरफ है हमारा ड्रीम होम, जिसमें कि हमने बहुत सारे सपने सजे हुए हैं। तो सही घर क्या हो सकता है अपने, जिसमें हम घर भी सही चुन लें और अपना बजट का भी ध्यान रखें? इसकी प्लानिंग का कोई तरीका हो सकता है? क्या बेटर तरीका हो सकता है? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, देखा जाएगा जो होगा, अभी के लिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो ईएमआई का बोझ, घर के खर्चे, तमाम चीज़ें होती हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है और फिर वो अपना सपना का घर जो है ना वो काटने को दौड़ता है और लगता है ये गलत निर्णय हो गया। कई बार ऐसा होता है, बजट है लेकिन छोटा घर ले लिया तो भी लगता है साल भर के बाद कि काश उस समय सोच लिया होता, तो अभी तो हम अफोर्ड कर सकते थे। 5,000 की ईएमआई जो है, 10,000 की ईएमआई अगर बढ़ भी जाती एक साल के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो सही तरीका क्या है, कैसे संतुलन कैसे बनाए? देखिए, अगर आप सर्विस सेक्टर में आपको लगता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की जरूरत भी पड़ती है तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग स्पेस होना जरूरी है, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे वास्तु के हिसाब से कहते हैं जहां आप सोते हैं, बेड है जहां, वहां बैठ के आपको काम नहीं करना चाहिए। तो इस एंगल से आप देखें तो आपके पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए जो आपके बेडरूम से बाहर हो। दूसरा, एक्सटेंडेड लिविंग रूम या फिर स्टडी नॉक्स का अगर है उसके अंदर समावेश, तो ये एक बेटर ऑप्शन इसके अंदर हो सकता है। और बड़ी बालकनी या ओपन प्लान किचन से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा स्पेस है, अगर वो मिलता है आपको तो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। साथ में मॉड्यूलर वर्क स्टेशन बना के आप उस जगह को जो आपके फ्लैट के अंदर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रख के ही आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। ठीक सर। हमारे साथ कुछ एक और दर्शक जुड़े हैं सर, जिनके प्रश्न आ रहे हैं लगातार, और एक और दर्शक जो हैं हमारी रुचि चौहान जी हैं, इन्होंने जयपुर से हमें अपना प्रश्न भेजा है और इनका सवाल ये है कि जो कि आप बार बार इशारा कर रहे थे कि इनको वर्क फ्रॉम होम स्पेस चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि 2 BHK में जगह कम है, क्या एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला घर सही रहेगा? तो 2 BHK के अंदर इनको जगह स्पेस कम लग रही है और इनका सवाल ये है क्या एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला घर इनके लिए बेटर रहेगा? देखिए, जो मेरा अभी प्रश्न का उत्तर था वो करीब करीब आपके रुचि जी के प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, एक्सटेंडेड लिविंग रूम वाला जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि स्पेस उसके अंदर बड़ा दिखता है और अगर जरूरत पड़ती है, वैसे वो ऑथराइज नहीं होता लेकिन आप उसको भी कवर कर लेते हैं, मतलब बालकनी भी आप कवर कर लेते हैं, तो एक बड़ा ऑप्शन आपके लिए हो जाता है। मैंने अपने एक मित्र के घर में देखा, उसके बालकनी बहुत बड़ी थी और रनिंग बालकनी में कहूंगा, उसकी विड्थ थी अप्रोक्सीमेटली 7 फीट की थी और उनका जो 4 BHK का अपार्टमेंट था उसकी लेंथ भी काफी अच्छी थी, 1 साइडेड था। तो उसके अंदर मैंने ये फील किया कि बालकनी का इतना बड़ा होना भी घर में एक बार फायदे का सौदा होता है, मतलब आप बालकनी को भी प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रुचि जी, आपके लिए मेरा पहले वाला आंसर और अब जो मैं बता रहा हूँ दोनों को मिक्स करके आपके लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वर्क फ्रॉम होम के लिए भी एक एडिशनल स्पेस आप जरूर रखें। ठीक सर।
और आज की जो चर्चा रही है, बहुत अच्छा सार निकला है, बहुत अच्छी बातें निकल करके आई हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये बात समझ में आई होगी। लेकिन आपको धन्यवाद करें उससे पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि बड़ा घर तभी अच्छा है जब वो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से फिट हो। ज़्यादा जगह का मतलब ज़्यादा खर्चा भी होता है और ज़्यादा मेहनत भी, लेकिन सही घर वही है जो आपकी लाइफस्टाइल और बजट इन दोनों में फिट बैठता हो। प्रदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को सही फैसला लेने में, सही घर चुनने में, सही साइज घर का चुनने में उनको बहुत मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये समझ लीजिए कि घर के साइज चुनना सिर्फ स्टेटस का मसला नहीं है कि इनके पास है तो मेरे पास होना चाहिए, बल्कि ये एक स्मार्ट प्लानिंग का भी फैसला है। अपने परिवार के लिए सही स्पेस चुनिए, न कम न ज़्यादा, और बजट में चुनिए, तभी कहलाएगा वो स्मार्ट फैसला। तो ये आज के इस प्रॉपर्टी जंक्शन को हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई टिप्पणियां हैं, तो बिल्कुल हमें अपने सुझाव और अपने सवाल लगातार हमें भेजते रहिए। आपके सुझाव से हमें अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर कोई सवाल है रियल एस्टेट को लेकर के, प्रॉपर्टी बाज़ार को लेकर के, तो बिल्कुल हमें भेजें। PROP लिखें और उसके आगे अपना सवाल जब भी लिखें नाम और शहर का नाम लिखें, ताकि हम ये हमारे एक्सपर्ट जो है इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि उस शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें क्या चल रही हैं, किस तरह के आपके सवाल हैं। 9354027995 इस पर जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो अपने प्रश्न हमें भेजते रहें और आपके प्रश्नों के उत्तर हर शनिवार को हम आपको देंगे। तो फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी जंक्शन को यहीं पर रोक लगाते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई थीम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए नमस्कार।